प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले फैज हमीद केस में मुलव्विस शख्सियात के लिए खतरे की घंटी बज गई। मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज ने 2 टोक ऐलान कर दिया। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, बानी पीटीआई के लिए सख्त पैगाम। मिलिट्री ट्रायल की सूरत में पीटीआई के पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जेल की चक्की में मर जाऊंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से बड़ा पैगाम दे दिया। नरमी के बाद गर्मी, खान ने टकराव का रास्ता अपना लिया। बलूचिस्तान के हालात पर भी बोल पड़े। 8 फरवरी का दिन खामोश इनकलाब करार, अख्तर मेंगल के मौकिफ की हिमायत कर दी। दूसरी जानिब अलीमा खान ने 8 सितंबर जलसे की कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। 8 सितंबर के जलसे को 8 फरवरी के सुनामी का तसलसल करार दे दिया। क्या पीटीआई दोबारा महाजराई का रास्ता अपना रही है? इसके अलावा बात करेंगे मुल्क के 29 आम शहरों का 61% पानी खराब निकला। मुल्क भर में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। गुज़श्ता 6 वर्षों में मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर 179 अरब रुपए की टोल टैक्स वसूलियां। पेट्रोलियम शोबा का गर्दिशी कर्जा भी 2897 अरब तक पहुंच गया। सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की गई दस्तावेजात में बड़े बड़े इंकशाफात हुए। इस हवाले से ही बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम जी। न्याई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बात शुरू करेंगे जो आज की डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो मैसेजिंग थी। एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जनरल फैज हमीद को लेके जो स्टांस फौज ने या इदारे ने लिया है और उसी के तनाजुर में जो बानी पीटीआई के लिए एक फैसला है या एक डिसीजन है जो सामने आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई थोड़े से उनका मुझे मोराल जो है मुतज़लज़ल नजर आया है। वैसे तो उनके अप्स एंड डाउन आते रहे हैं, ज्यादा अरसा वो बड़ी हिम्मत से चीजों को फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैज साहब की गिरफ्तारी है वो उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास कोई जैसे बंदा क्लूलेस हो और उसको ये बिल्कुल ये एग्जैक्टली जो होता है ना कि बंदा यकसू हो के और बगैर किसी जो है उसके अंदर तजब्जुब के और तशकीक के एक फर्म स्टैंड लेता है, वो नहीं है। इसलिए वो मेरा ख्याल है कि 4, 5, 6 दफा उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो बदल चुके हैं या उससे जो है वो एक उनका शिफ्ट आ चुका है। बाकी फैज हमीद साहब एक बड़ा उनकी गिरफ्तारी जो है उसका एक पूरा आपको पता है कि पिछले जब से वो गिरफ्तार हुए हैं कमो पेश 8-10 दिन हो गए हैं या इससे भी शायद ज्यादा, तब से उनकी जात जो है उस पर तबाह आजमाई हो रही है। सारे टीवी चैनल जो हैं ऑलमोस्ट मैंने ये देखे कि तब से आज तक 60-70% उनके इर्द घूम रहे हैं और वो क्या सराइयाँ ऐसी भी हो रही हैं जो कि जिसको कहना चाहिए बस ख्वाहिशात घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, और ऐसी भी है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट खुद कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर रही है लोगों को जो उनके मनपसंद लोग होंगे और उनके जरिए भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। मेरा अपना उसके बारे में बड़ा एक सेटल्ड ओपिनियन है और उसके बारे में मुझे जो है ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग लगता है कि फैज हमीद को 29 नवंबर 2022 में जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने फौज का इक़्तिदार संभाला होगा तो जो कार्रवाई उन्होंने की है, हो सकता है कि उन्होंने एक डिकॉय छोड़ा हो, एक वहाँ पे उन्होंने उनको एक पूरा प्रोग्राम दिया हो, क्योंकि अदरवाइज ये जो उन्होंने आप पकड़ा है तो फौज के पास कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ये दिसंबर 2022 को क्यों नहीं पकड़े गए, जनवरी 2023 को क्यों नहीं पकड़े गए और ये किस तरीके से वो करते रहे। और आपको पता है कि यहाँ पे तो हम सांस ही ले सकते। रऊफ क्लासा साहब भी जब बात करते होंगे तो वो ये मफरूजा होगा कि उनकी बात कोई ना कोई सुन रहा होगा, और जो भी हम लोग हैं हमें तो हमारे अपने फोन के बारे में हम सारे इतने एक हो गए हैं कि टची हो गए हैं, या एक हमारा जो उसके ऊपर जो इतमाद है वो जो ट्रस्ट है वो इतना लोएस्ट एफ पे है कि हम समझते हैं कि शायद हमारी बातें कुछ सुन रहा होगा। हर बंदा अपना मेरे घर में जो आता है फोन छुपाता फिर रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि फैज हमीद साहब की हरकत और सकनात
मख्फी हो। इसका मतलब है कि वो जो कर रहे थे, या तो वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको रोल दिया गया था, जो मैं कई दफ़ा कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उनको ये कहा गया होगा कि ये जो कुछ है इमरान खान साहब अफरीत है या फ्रैंकनस्टाइन है, ये आप लोगों ने ही तैयार किया है, इसलिए आप इसको अंडू करके दें, और शायद इसमें उनके लिए सजा के अंदर उनकी तखफीफ हो जाए, और तब से वो काम कर रहे होंगे। और अब जब काम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है तो आगे होंगे, वो नहीं भी फर्ज किया और अपने तौर पर कर भी रहे हैं, तो भी पहले दिन से जो कुछ कर रहे होंगे तो उसके नोट्स बन रहे होंगे, नोट्स लिए जा रहे होंगे, और वो उनकी एक वो कहते हैं ना कि हर वो जो सांस ले रहे होंगे, हर जो मूव कर रहे होंगे, वो सारी जो है उनकी हमारी एजेंसी की नजर में होगी। तो ये बड़ा एक ऐसा चीज है कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मेरा ख्याल है कि इसके नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे, और कहते हैं हमारे कहते हैं जी कि वो जो कुछ है वो आपके सामने आने को है। न्याय साहब, जो आपने बात की है एविडेंसेस के हवाले से, हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी में होती रही उस पर यही कहा जाता रहा कि 9 मई के जो किरदार हैं उनको ज़रूर कटहरे में लाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। सो अभी ये जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, और आज जिस तरह DG ISPR ने ये बात स्पेसिफिकली कही भी है कि हम अकाउंटेबिलिटी को लेकर इतने सीरियस हैं कि हम प्रेसिडेंट अपने इदारे से ही सेट करें, तो आपको बिल्कुल हतमी यकीन है कि अब मिलिट्री ट्रायल से कोई नहीं रोक सकता बानी PTI के फौज को? मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से जाल बिछाया गया है, अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि हमारा इदारा जो है बिल्कुल गया गुजरा है। चलो वो भी बात ना माने कि पाकिस्तान दुनिया में इसको एक बहुत डेकोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग दुनिया की 3-4 बड़ी मजबूत एजेंसीज में तो समझी जा रही है, और घर की मुर्गी दाल में बराबर। हम अगर अपनी ISI के लिए नाम भी दें तो कितनी गई गुजरी होगी कि उन्होंने उनके पास कोई गेम प्लान नहीं होगा। यहाँ तक जो आज हम सितंबर 2024 में खड़े हैं, तो ये ऐसे ही पहुंच जाऊंगा, एकदम उनके इंसाफ हुआ होगा कि जी फैज हमीद को पकड़नी। मेरा कहना है कि पूरा एक प्लान था, गुरूब अमल था, और उसके अंदर उनको बहुत जगह पे धचके भी आए होंगे, सदमात भी आए होंगे, और उनको सहने भी पड़े होंगे। बहुत जगह अदालतों से 9 मई के हवाले से बहुत सारे ऐसी डिसीजन आए होंगे जो उनकी तबीयत पे, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तबीयत पे ग्रां गुजरे होंगे। लेकिन अमलन मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि बानी PTI को उन्होंने 29 नवंबर 2022 के बाद पूरी तरह घेरा हुआ था, और वो जो कुछ कर रहे थे वो उसमें 12 मैं अब इससे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहने का इसका मतलब है कि उन्होंने कराया है। वो हर बात के अंदर वो कहते हैं कि ये जो बात उन्होंने करवाई है तो इसका मतलब उन्होंने की है। तो अब जहां पे ले आए हैं, तो मुझे तो बिल्कुल फर्म बिलीवर हूं कि इमरान खान साहब बहुत बड़े एक घेरे में आए हुए हैं, और उनके लिए अरसा याद तंग होने वाला है। जी, बड़ी मेहरबानी नियाज़ी सही, बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने बात की कि ये उन्होंने फौरी तौर पर क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया, फैज़ साहब के खिलाफ, अगर ये कुछ ये एक्टिविटीज़ इस तरह की कर रहे थे जो आर्मी एक्ट के खिलाफ थे। जहाँ तक मैं समझाऊँ सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं चीज़ों को, जो प्रेस रिलीज में बड़ा वाज़ेह किया गया था, जो ISPR की आई थी, पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने लफ्ज़ लिखा है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो आर्मी एक्ट के वो खिलाफ गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पकड़ा है, नंबर 1। सो वो जब पावर में थे, DGI ISI थे, DGC थे या कोर कमांडर वेटेवर थे, वो अगर कुछ इस तरह का कर रहे थे तो शायद उनको ये लगेगा कि अगर हम इनका ट्रायल करें उन बातों पर, DG ISI थे, DGC थे, तो वो कह सकते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो तो जनरल बाजवा साहब के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर मैं कर रहा था, मेरे तो वो ड्यूटी थी। और ये कहा भी है, उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज भी दिए थे, उन्होंने कोई 1-2 दोस्तों को एग्जैक्टली ये कहा था कि मैंने जो कुछ किया वो जनरल बाजवा साहब के कहने पे किया। असल सवाल ये है पोस्ट रिटायरमेंट जो कुछ उन्होंने किया, और 5 महीने के अंदर इनको वो किया गया। 9 मई तक अगर आए तो 5 महीने बनते हैं आपके उन आर्मी चीफ बनने के बाद। आप समझते हैं कि जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है जानबूझ के उन्होंने इनको ढील दी, इन पे मॉनिटरिंग की, सर्वेलेंस की कि जनाब 5-6 महीने में ये क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं, और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए और इनको थोड़ा सा वो कहते हैं ना ढील दी गई। आप इसे एग्री करते हैं? फिर जाकर सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद अब उन्होंने कहा जनाब वो बड़े एतमाद से कहते हैं हमारे पास बड़े एविडेंसेज हैं और ये उसमें कू में शामिल थे या इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। डू यू एग्री कि ये जानबूझकर इनको थोड़ा सा टाइम दिया गया, कुछ ना कुछ ये बड़ा काम करेंगे?
क्लासेस साहब, मेरी तो जो अक्ल है, मैं उसकी तौहीन होगी कि अगर जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट मुझे समझाने की कोशिश करे वो मैं मनोवन मान लूँ। ठीक, मैं कैसे मान लूँ कि फैज हमीद साहब के दौर के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा वो कर लेंगे जब उन्होंने एज ए DGC किया होगा, एक हिस्सा वो कर लेंगे जो उन्होंने एज ए DGI और बाजा साहब के नीचे काम किया होगा, और एक हिस्सा वो कर ले कि जो उन्होंने एज ए कोर कमांडर जो है बाजा साहब के नीचे काम कर रहे थे, और एक चौथा हिस्सा कर ले कि 29 नवंबर के बाद जब वो फौज से बाइज्जत जो है मुस्तफी हुए थे, तो उसके बाद का जो पीरियड है आज तक, मैं कैसे मान लूं कि ये फौज के अंदर कोई बंदा जुर्रत कर सकता है और वो ये सारा उसके बाद लाइसेंस होगा। और खसूसन मारे बोली के जी जो कुछ हुआ उससे पहले जो कुछ होता रहा, लेकिन 10 अप्रैल के बाद जबकि वो DGI नहीं रहे थे और पहले वो पेशावर कोर हेड कर रहे थे, फिर भावलपुर कोर में चले गए, और आज बताया जा रहा है कि वो जब आते थे इस्लामाबाद में, तो मुझे तो तब भी पता था, उन्हीं दिनों पता था। और किनसे सुना था मैंने पारा के लोगों से सुना था, वो बल्कि खुद बड़े कंफ्यूज थे, तो फौज के अंदर भी तो आपको पता ना कि वहां पे दाएं हाथ को नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहा है। वहां 3-4 एजेंसी है, 2 तो बड़ी एजेंसी है, एक ISI है, वो भी फौज के रहमो करम पे है, चाहे उसका नाम बाजार वो प्राइम वजीर आजम के अंदर है, एक MI है, और भी कई चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो काम कर रही होती हैं, और कई जगह पे ये आगे टका भी जाती है, क्योंकि ये सारी इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है। अब मैं कैसे मान लूं कि जनाब बाजा साहब जो है उनकी यस के बगैर फिर जनरल फैज हमीद काम कर रहे, फिर उसको छोड़े, सारे गुनाह उनके एक तरफ, लेकिन जो रावलपिंडी में मार्च कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए, उसमें बाजवा साहब कैसे बरी जिम्मे हो गए, क्योंकि सारे गेम के अंदर अब सबसे सारे किरदार जो मुलव्वस थे सियासत में, सिविलियंस थे, फौजी थे, सारे सामने हैं, और सारे देर सिंगिंग लाइक कैनरी, तोते की तरह बोल रहे हैं सारे। और हर एक का ये होता है जी कि वो किताबें लिखेंगे या बयानात देंगे, एक ही होगा कि मैं कितना बेकसूर हूं और असल कौन कर रहा था। सारे सुल्तानी गवाह बने हुए हैं कि जी क्या शायर को कौन चाहता था, और बाजा को कौन चाहता था, और फैज हमीद को कौन चाहता था, और आसिम मुनीर को कौन रुकवाना चाहता था। अब देखें ये सारी बात है, आपने पहली दफा पाकिस्तान के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ लॉन्ग मार्च देखा, और ये 3-4 महीने इमरान खान साहब ने जो उनके बीच से सोशल मीडिया ने जो जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ मुगलजात जो बकी जो कुछ उनके खानदान के ऊपर कीचड़ उछाला, जो उन पे तोमते बोतान लगाए, जो हमेशा से हर एक पे लगाते रहते थे, और ये आप पूरा पाकिस्तान दहल गया था कि GHQ की तरफ मार्च हो रहा है, इमरान खान साहब कर रहे हैं। इन द एवेंट ऑफ थिंग अरशद शरीफ साहब बेचारे वो शहीद हो गए, और एक तीसरे मुल्क में उसके बारे में भी हमारे डांडे यही मिल रहे हैं। हर कोई क्या शक जो है किसी एक बंदे पे कर रहा है, वो हर बंदा कर रहा है, वो बंदे भी कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, और जब आते जो सिविलियन है, जब मीडिया के लोग हैं, जब आते हैं तो वो बात इशारतन करायतन उधर ही अपनी इशारा करते हैं। फिर इमरान खान साहब पे गोलियां चली, और सबका यही था, मैं तो लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सारियों की वजह से ये थी कि बाजवा साहब डेस्परेट थे। और मैंने ये बात मियां नवाज शरीफ साहब से पूछी है, ये बात अब प्रेस में आ चुकी है कि बाजवा साहब ने मासलाह के लिए जेस्चर देने शुरू कर दिए थे, थ्रेटन करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज थी, तो सारे ये वर्दी में थे। और आपको पता है कि एक कोर कमांडर जनरल बाजवा वो है कि आते ही जनरल रिजवान साहब को निकल गए थे, DGI थे। ये कहना जी पहली दफा इंतसाब कर रहे हैं, हमने तो हमेशा होते देखे कि आर्मी चीफ जो है उसके आगे आप वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब सिंध, कोई चपरासी को नहीं कर सकते, IG पंजाब सिपाही को सस्पेंड नहीं कर सकता, अगले दिन कोर्ट से स्टे लेके आ जाता है। आर्मी चीफ कितनी दफा तारीख में 3 स्टार जनरल को निकल किया और खासा नहीं। जनरल TP को जनरल मुशर्रफ साहब ने जब वो पता चला कि जी सदर्न कमांडर कमांड कर रहे थे कोयटा के, जब आ रहे थे पता चला जी नवाज शरीफ साहब को मिलने आ रहे हैं, मुझे एक तरफ वायरलेस हुई कि आप जी अपने घर सीधे चले हैं तकवाल, अब इस्लामाबाद जाने की या वापस कोयटा जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सामने जनरल रिजवान का मैंने अभी बताया। अच्छा आपने बड़ी तफसील बताई है सर, आपने बकायदा एक बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री बताई है। आपकी तमाम बातों से
आपकी तमाम सर जी आपकी तमाम बातों से जो मैं इंप्रेशन ले रहा हूँ वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब का उनके अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए उसमें जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान साहब इकट्ठे थे और जनरल बाजवा साहब की आशीर्वाद हासिल थी इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को, धरने को, जो GHQ को जा रहा था या जो भी हो रहे थे। आपकी बात से तो ये लग रहा है कि जनरल बाजवा वाज अगेंस्ट, तो वही ला रहे थे कि लें जनाब। और इमरान खान साहब ने 6 महीने की ऑफ़र भी कर दी थी कि जनाब 6 महीने इनको एक्सटेंड कर दें। तो मकसद यही था कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए बाजवा साहब जो है ना वो कंटिन्यू करें। सो आपसे तो ये लग रहा है कि जनरल ये बाजवा साहब जो हैं वो सारा लॉन्ग मार्चेज, एजिटेशन, ये सब कुछ वो करवा रहे थे खान साहब से फैज़ हमीद के जरिए। जनरल बाजवा सरगुना थे जी, अच्छा, इसमें तो राय नहीं है। मतलब अब ये तो है कि नाहक मजबूरों पर इमरान खान सहूलतकार थे, फैज़ हमीद ऑपरेटर था, स्क्रिप्ट जो कुछ था उसको दिया जा रहा था। और बाद में ये तो अब आपके सामने, हमें आप ही के शायद प्रोग्राम में कहा था, फिर बाद अगले दिन कामरान शाह साहब ने खुद ही बता दिया, 2 दिन शायद मैंने कामरान शाह साहब का नाम नहीं लिया था कि वो उनके घर खाना खा रहे थे और फैज़ हमीद का फोन आया था, उनको गाली दे के उसको कहा कि रिजाइन कर दो, मैं कबूल कर लूँ, मगर ना आते ही जनरल आसिम मुनीर का फाइनल हो चुका है, उसे आते ही तुम्हारा कोर्ट मार्शल करना है। तो क्या चीज माने थी? फिर हमने सुना 4, 5, 10 दिन 15 दिन के फैज़ हमीद हाउस अरेस्ट हो गया, फैज़ हमीद ने वादामावगाह बन गया। ये मैं दिसंबर 2022 की बातें बता रहा हूँ आपको। नहीं, फैज़ हमीद साहब का ये जनरल आसिम मुनीर साहब क्यों ट्रायल करते, क्यों उनका कोर्ट मार्शल, क्या उन्होंने ऐसा किया था? आपका ख्याल है कि वो जो बाजवा साहब कह रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें, नहीं तो ये बंदा आके आपका कोर्ट मार्शल करेगा, तो उन्होंने क्या ऐसा, मतलब आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी आपको चीज़ों का पता होता है, एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड आप जानते हैं, ऐसी क्या चीज़ें की जो जनरल फैज़ हमीद ने अगेंस्ट आसिम मुनीर के, उनको बाजवा साहब कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा भेज दे फौरी तौर पर, अभी मेरे 8-10 दिन रहते हैं चीफ़ के तौर पर, मैं अप्रूव करके तुम्हारी छुट्टी करा देता हूँ। तो आपके नॉलेज में है कि जो बाजवा साहब को पता था, आपको हमें नहीं पता, कि उन्होंने कैसे एक्ट्स किए थे कोई जनरल फैज़ हमीद साहब ने, कि उन्हें ये यकीन था कि आप आते हुए कोर्ट मार्शल करेंगे? कहते हैं जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है, मतलब कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा सारा हाल जाने था। मतलब कौन सी चीज थी जो मख्फी थी? मैं बता रहा हूं कि जो मैं तो आपको ये कभी तफसील प्रोग्राम होगा तो मैंने ये बात जिस दिन इमरान खान साहब ने 15 अप्रैल 2022 में पेशावर का जलसा रखा अपनी वज़ारत उज़्मा से निकलने के बाद, तो मैंने उस वक्त तहरीक साहब वालों को कहा कि हजूर ये जलसे जो है ये एस्टेब्लिशमेंट रखवा रही है शहबाज शरीफ पे प्रेशर देने के लिए कि जनरल बाजवा साहब जो है वो 29 नवंबर 2022 को अपनी एक्सटेंशन या निज़ाम या निगरान हुकूमत, इसी बारे में तफसील अपने कॉलमों में लिख चुका हूँ कि वो कर रहे थे। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे कोई एस्टेब्लिशमेंट की ऊँग सूंग नहीं करनी। जब पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये चीज़ें जब हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए अगली दफा इस तरह का वाकयात होंगे तो इससे ज्यादा बेईमाना तरीके से होंगे, इससे ज्यादा भयानक तरीके से होंगे, जो क्योंकि ये पिछलों से डबल होके आए हैं, जो चीजें बिगड़ती हैं। ये जो हुआ है, जो मैं बार बार जिक्र करता हूं कि अक्टूबर नवंबर के अंदर इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे, वो इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन किया उन्होंने, आसिम मुनीर को अंडरमाइन नहीं किया। एक लेफ्टिनेंट जनरल, वो तो मैं कहता हूँ कि सारी खुदाई एक तरफ और नवाज शरीफ एक तरफ, वो कोई भान नहीं बना होता कि अल्लाह ताला ने इन सारे साजिशों को, सारे ताकतवरों को फेल करके आसिम मुनीर को चुन लेना था। वल्लाह खैरुल माकिरीन। तो वो तो खैर एक और बात है कि वो बन गया, उनको अल्लाह ताला ने एक अपना, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि जो उन्होंने अल्लाह ताला ने जैसे कोई बिल्कुल अमली दखल दे के, वैसे तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो मसला ये है जी कि ये जो कुछ 2 महीने के अंदर मचाया, क्या इंस्टीट्यूशन अंडरमाइन करने के बाद वो ढकी छुपी बात थी कि बाजवा या आसिम मुनीर बचा? तो फिर क्या बात है सर, साहब फिर क्या बात है कि जनरल फैज़ साहब बताओ ना, मैं बताऊं, जनरल बाजवा जो है, देखिए उसको मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि हफीजुल्लाह न्याजी हो या रऊफ कलासा साहब हो या जो भी मीडिया पे हो, तो वो किसी तरीके से कन्विंस हो जाए कि बाजवा साहब की वजह से जो है फैज़ हमीद और इमरान खान साहब का नेक्सस तोड़ा है। हमारे दोस्तों में ये बात सामने भी आई है, मुझे भी किसी ने कहा, और मैंने कहा यार खुदा के वास्ते ये बात सच हो या झूठ हो,
मेरी जो अपनी इंटेलिजेंस है उसकी तौहीन है, जितनी छोटी मोटी मेरे अंदर है, अल्लाह ने दिया समझ बूझ फहम, ये उसकी तौहीन है कि मैं ये मानूं कि जी बाजवा साहब ने इमरान और फैज़ हमीद का नक्शे तोड़ा। मतलब आप ये झूठ है, मेरे सिंपल सी मैट्रिक्स है। उसे बादामी के प्रोग्राम में कह रहा था, मैंने अर्ज किया था, मैंने कहा देखें मैं आपको बताऊं, सीधा सा असूल है। इन्होंने कहा होगा फैज़ हमीद साहब को कि ये अफरीद आपने बना के दिया हमें, इमरान खान, ये फ्रैंकेनस्टाइन आपकी अपनी लेबोरेटरी के अंदर तैयार हुआ है, इसको आप अनडू कर दें तो आपकी सजा भी मिटिगेट हो सकती है, उसके भी कोई थोड़ी बहुत तखवीस हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है कि बस ठीक है कुछ आप जी लेंगे कुछ छोड़ेंगे। और आगे जो था फिर उसके बाद चल सो चल कहानी थी। उन्होंने अगर ये और मैं कन्विंस्ड हूँ और मैं 100% गलत हूँगा, ये मेरे विजदान आप सर हमारे साथ हैं, अभी कुछ सवालात अभी कोई रहते हैं, मेरा ख्याल है रबिया ने ब्रेक लेनी है, बड़े खान साहब रिलेटेड कुछ सवालात रहते हैं, बड़े अहम इंकशाफात आप कर रहे हैं सर, तो ब्रेक मेरा ख्याल लेनी है। आप हमारे साथ रहिएगा सर, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये बताइए कि 8 सितंबर का जलसा होता हुआ देख रहे हैं या उसमें भी कोई आप देख रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा और कुछ उससे पहले हो जाएगा या उस दिन कोई होने नहीं दिया जाएगा? मेरा ख्याल 8 सितंबर का जलसा 100% होगा और गवर्नमेंट को पहले भी ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए था और ज़हनी तौर पे तो तैयार थे कि वो कई बार करा ले। असल में इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं कई दफा वादे तोड़े हुए हैं कि जो उन्होंने वादा किया था तो उन्हें तोड़ चुके थे। वो 15 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद आए थे, उन्हें चौधरी साहब से वादा किया था कि मुझे आप फैजाबाद से या इस्लामाबाद में एंटर होने दें, हम फलां जगह छक्करपड़ी के बाद बैठ जाएंगे। जैसे वो आए तो सीधे आगे डी चौक में बैठ गया और चौधरी साहब बार बार जिक्र करते थे कि इस शख्स ने मेरे साथ बहुत ही मुझे लेट डाउन किया है और हमने वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमने इसको इजाजत दे दी थी। दूसरा इसके बाद एक और जेल में बात है कि इमरान खान साहब की जिंदगी में जितने नाकाम लॉन्ग मार्चेज और प्रोटेस्ट किए हुए हैं, शायद ही किसी लीडर के पास इतना बड़ा एजाज हो। उन्होंने अभी रिसेंटली 25 मई को 30 लाख बंदा लाना था 2022 में और इस्लामाबाद में, तो आपने देखा कि 3000 बंदा नहीं था। फिर 26 नवंबर को इन्होंने लोगों से कस्मे कुरानी हल्फ उठाए और इनको रावलपिंडी लेके आना था जब जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट उठवानी थी, तो उसमें इनको इतनी सख्त नाकामी हुई कि आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं कि जो बंदा सैटेलाइट टाउन में सड़क के किनारे जलसा करे वो कौमी लीडर होता है या मकामी एक लोकल लीडर होता है जो सड़कों पे जलसा करता है। इमरान खान ने किया और वो भी उसमें भी वो गोमगोई कैफियत में देखे 2 महीने लोगों से कस्में कुरानी उठाते रहे, हल्फ उठवाते रहे कि इस्लाम उनके रावलपिंडी जा रहे हैं। तो वहां जाके तासुर ये दिया, शायद है वो 2 ही बंदों को धोखा दे सकते हैं प्रागली से, एक अपने आप को और एक अपने चाहने वालों को और अपने ऊपर मरने मिटने वालों को। उनको धोखा दे कि हम इस्लामाबाद जाने जाते थे, नहीं जा रहे, ब्रैक कर रहे। तो ये वो सारी बातें हैं कि जैसे इमरान खान साहब पब्लिक को आज तक उकसा नहीं सके। अब आप देखेंगे जो भी इन्होंने टर्नहॉल के करीब जलसा करना है, अब इसके अंदर अगर इमरान खान जलसा तो होगा, अब इमरान खान साहब उसके अंदर अगर जलसे के अंदर 50,000 बंदा नहीं ला सकते तो मेरा ख्याल है कि बहुत इनको हजीमत होगी। अगर 8-10 हज़ार का जलसा जो है, जो अमूमन बड़ा अच्छा जलसा होता है, अगर ये 8-10 हज़ार जलसा इकट्ठा करते हैं इस इतनी प्रोपेगेंडे के बाद, इतनी पब्लिक क्या पब्लिसिटी है, हम जलसा डिस्कस कर रहे हैं, तारीख डिस्कस कर रहे हैं और लोगों को बार बार वो खुद भी आमादा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अपने ख्याल है जलसा वो भी होगा और मेरी कागजों के अंदर एज यूजुअल इमरान खान साहब के जलसे जो है किसी किस्म का सियासी प्रेशर क्रिएट करने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि इनकी पूरी हिस्ट्री है नाकामियों से भरी पड़ी है, चाहे जेल भरो तरीक हो, चाहे लॉन्ग मार्चेज हो, चाहे धरने हो। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि ये तौहीन करा के या नाकाम हो के बुरा नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। आज का रऊफ हसन साहब जो हैं वो अक्सर टीवी चैनल्स में आज भी कह रहे थे वो हामिद मीर साहब के शो में कि उनका ये जनरल फैज़ हमीद साहब का रिटायरमेंट के बाद वो कहते हैं मुझसे भी रब्ता था, PTA के दीगर लोगों से भी रब्ता था, तो वो तो सारे बैठ के जो आर्मी ने अपनी एक चार्जशीट इशू की थी जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ या खान साहब के हवाले से बातें आ रही हैं। रऊफ हसन साहब तो कंफर्म कर रहे हैं कि यस कि उनके रब्ते थे हम लोगों से
स्पेशली पीटीआई के लोगों से। फिर तो जो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी, चार्जशीट है, उसमें तो इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग बताया जा रहा है कोई 9 लोग हैं जो शायद बयानात भी दे हैं, वादमाफ गवाह बन गए 9 मई में, नाम तो अभी सामने नहीं है बकौल हनीफ अब्बासी साहब के। तो रऊफ हसन का ये जो स्टेटमेंट है सर, ये खान साहब को रिलीफ देने के लिए, खान साहब को फंसाने के लिए हैं कि राब्ते थे हमारे रिटायरमेंट? मेरा ख्याल है कि खान साहब को रऊफ हसन ने क्या फंसाना है, वो तो खुद फंसे हुए हैं। और उनके तो मैं बॉडी लैंग्वेज देखते रऊफ साहब में तरस आता है कि वो जैसे अपनी वजाहतें दे रहे हैं और बड़े ही कहाँ के बतल हुर्रियत थे और चीफ जस्टिस छोड़ो हर एक को ललकारते फिर रहे थे और गिरबान से पकड़ के जैसे लगता था कि जो है बड़े धीमे मिजाज का आदमी है, ही द थॉर जेंटलमैन। लेकिन धीमे मिजाज के नहीं है, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ, मेहरबान है वो, धीमे का हमेशा से उनका यही मिजाज था, अग्रेसिव मिजाज के आदमी है, अग्रेसिव बड़े कड़क नहीं, ये जितने कड़क आप हुए थे ना पिछले साल 1.5 साल से, और जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ललकारा और हर एक को, तो वो अब आप देखा है कि उनके अंदर से स्टिंग निकल गई है, वो जो डंग है वो निकल चुका है। तो खैर इसलिए मेरे तो ख्याल है कि वो हमारी हमदर्दी के ज्यादा का बजाय उनको डिस्कस। लेकिन अमलन मैं बता रहा हूँ जी कि जनरल फैज हमीद जो है गिरफ्तार बाद में हुए हैं, और जो फौज को जो इत्मीनान था इमरान खान साहब को पकड़ने का, और जो एक अपबीट था, वो जो ठाठे मार रहा था, उसकी समझ मुझे फैज हमीद की साहब की गिरफ्तारी के बाद आई कि उनको हमेशा से उनके सामने था कि कोई ऐसी, जब वो कहते थे कि जी जब हम हाथ डालेंगे या सिस्टम को अंडू करेंगे या जिन लोगों ने लाया वो इसको अंडू करके देंगे हमें, तो वो हम जो पजल थी, जो कड़ियाँ थी, नहीं मिला पाते थे। फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी ने मेरे चारों तबक भी रोशन कर दिए और मेरे चारों तबक अजाम ही कर दिया। चारों तबक होते हैं, 14 तबक होते हैं, ऐसे आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, मेरी चारों रोशनदान खोल दिया बस। बड़ी मेहरबानी साहब जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हफीजुल इनायी साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे ये पानी के हवाले से और ख़ास तौर पे जो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बहुत हैरानकुन स्टैट्स हैं हमारे पास, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या मामला है, लोगों में नफ्सियाती मसाइल क्यों इतने ज़्यादा हैं, इसका परसेंटेज क्यों इतना ज़्यादा है, और पानी जो हम पी रहे हैं वो किस क्वालिटी का पानी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें कुछ बहुत ही, वैसे तो हमने जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करनी है, वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले जो बिजली से पैदा हुए हैं, जो भी पढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंगली इसका लिंकेज हमने बनाया है, लेकिन वैसे लगता भी ये लॉजिकली ये रीजन है, आप पढ़ें तो भी पता चल जाएगा लोगों को नफ्सियाती मरीज क्यों। ये जो स्टैट्स हैं क्लास साहब, ये बहुत अलार्मिंग हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें कि पिछले 4 सालों में लोगों के जो बिजली के बिल्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज हुए। कहते हैं हम बिजली महंगी हुई है, बिजली में खुद पढ़कर मुझे फिर मेरा नफ्सियाती मसला बढ़ने लगा ये पढ़ के, अभी पढ़ते हुए मेरा आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। सो जून 2020 में जो 100 यूनिट वाला था उसका बिल आता था 783 रुपए। अभी उसी जून 2024 में, यानी एग्जैक्टली 4 साल बाद, उसी 100 यूनिट वाले का बिल आ रहा है 2741 रुपए। 200 यूनिट वाला जिसका बिल आता था 1806 रुपए, उसका अभी बिल आ रहा है 7202। जो 300 यूनिट वाला था जिसका बिल 3354 रुपए आता था 4 साल पहले, उसका अब बिल आ रहा है 12226। और जो 400 यूनिट वाला जिसका बिल 6784 रुपए 4 साल पहले आता था, उसका अब बिल आ रहा है 19073 रुपए। तो नफ्सियाती मसले तो और 8 करोड़ कम है वैसे, नहीं ये 400 यूनिट तक है, 400 आगे तो फिर ऊपर जाएं तो ये कहाँ का मतलब है। इस मुल्क की तबाही देखें, जो बर्बादी हुई है हमारी, कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिसका बिल जैसे आपने पढ़ा जून 2020 में 6784 था 400 यूनिट का, वो तकरीबन 20,000 रुपये दे रहा है। ये कितना आपको, इसमें 14,000 रुपये का तकरीबन इजाफा हुआ है 4 सालों में। आम आदमी की इनकम जो है वो कहाँ से कहाँ बढ़ी है ये, और फिर टैक्सेस कहाँ से कहाँ बढ़े, और पैसे अब ये वो रोना है जो हम रोते रहते हैं IPPs का जनाब, कि आपने 17-18 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी ज़्यादा लगाई हुई है। आम आदमी को, कंज्यूमर को इस कैपेसिटी लगाने का क्या फ़ायदा हुआ है कि उसकी बिजली सस्ती होनी चाहिए था ना भाई, आपके पास ज़्यादा वो सरप्लस है,
जो चीज़ बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मार्केट इकॉनमी की जो हमें थोड़ी सी समझ है बिल्कुल लेमैन, कि जो चीज़ सरप्लस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसकी प्राइसेस कम हो जाती है। ये वह दुनिया का मुल्क है जहाँ 17,000 आपकी मेगावाट बिजली वो पड़ी है, सरप्लस पड़ी है, इस्तेमाल नहीं हो रही और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। अब ये चमत्कार पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट ही कर सकता था, ये लोग कर सकते, और दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, जो इन दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि ये हिस्सेदार है, पार्टनर्स इन क्राइम है। वो है ना शेर, मुझे ज़बानी तो याद बेनिफिशरीज हैं, वो मुझे मतलब उसका याद तो नहीं रहता, शेरी में मेरा हाथ कमज़ोर है। उसने कहा कि अगर हम ये जराइम में या जो वारदातों में अगर हम वो ना होते, मुखबिर ने सॉरी, अगर हम इसका हिस्सेदार ना होते, अगर पार्टनर ना होते जुर्म में, तो हम मुखबरी करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स इन क्राइम में, लिहाजा हम बताते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा पॉलिटिशियन हुक्मरान एलीट जो है, उन्होंने प्राइवेट बिजनेसमैनों के साथ मिल के यही डाके मारे हैं। अब ये सिर्फ 400 यूनिट तक है, जिनके 1000 तक जा रहे हैं, 500, 600, 700, 800, 900, उनका तस्वर करेंगे, उनके बिल जो 70-80 हज़ार रुपए पे आ रहे हैं, जो पहले आपका बिल आता 12-13 हज़ार रुपए आते थे, अब उनका 70-80 हज़ार। मैं अपने घर की देखता हूँ, मैं 70-80 हज़ार के करीब आते, जो बिल आपका आता था ये 12-15 हज़ार रुपए आता था, इतने आपके, आप इसको रेशियो को लेते जाए ना, 400 गुना बिजली के बिल बढ़े हैं। लिहाजा ये जो पैसा लूट मार मची है, मुझे याद है हमारे एक दोस्त है इंडिया के, वो अक्सर वो प्रोग्राम हमारा देखते थे, मुझे याद है 92 में मैंने बताया था, राकेश भाई उनका नाम है। उन्होंने जब सुना ना ये वाली आईपीपीज के ये डाके सुने उन्होंने प्रोग्राम में, चीज़ों में, मुझे उन्होंने मैसेज किया, वो बिजनेसमैन है वहाँ पे, उन्होंने कहा भाईजान अगर पाकिस्तान में इतनी बड़ी लूट मची हुई है तो कोई हमें भी ठेका ले दो भाई साहब, हम बेहतर रेट देंगे, हम बेहतर आपको बिजनेस करके देंगे। कहते ये दुनिया में कैसे होता है, जो आपके मुल्क में कैसे कर दिया गया है कि बिजली इस्तेमाल भी नहीं हो रही, कोई बंदा उसको यूज भी नहीं कर रहा, और पावर प्लांट्स चल ही नहीं रहे, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको दे रही है बिलियन रुपए। उसने कहा, राकेश भाई ने कहा भाई साहब को हमारा कोई दाव लगवा दो भैया, अगर पाकिस्तान में लूट मच गई है और बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी डॉलर बनाने की मशीन पाकिस्तान को शिफ्ट कर दिए, तो हमें लगा के देखो। ये तो एक साइड पे। अभी राकेश भाई को ये पता नहीं है कि हमने ईरान की गैस का एक चूल्हा नहीं जला पाकिस्तान में, 18 अरब डॉलर का उन्होंने बिल भेजा हुआ है। इस मुल्क को दाद दें इनके हुक्मरानों को और लोगों को जो इनके लिए मरने और सर कटने पे तैयार हैं कि ईरान की गैस से अब तक एक चूल्हा नहीं जला, एक चूल्हा किसी घर का। ये पिछले आपके 14-12 साल में बिल कितना बना दिया ईरान ने, 18 अरब डॉलर दें, और ये दिलवाएंगे हमारे हुक्मरान। और अभी सर्दियां आने वाली है, गैस कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, और उसकी अलहदा आपको पेमेंट करने। पेट्रोलियम की मैं देख रहा था, पहली दफा मैंने देखा पेट्रोलियम का गर्दिशी कर्जा। पहले हम बिजली के गर्दिशी कर्जे को रो रहे थे, सर्कुलर डेट को, गैस को रो रहे थे। अब पेट्रोलियम का उन्होंने कहा जनाब के आपका 3000 अरब तकरीबन वो बना पड़ा है सर। वो मतलब ये पैसे आ कहा, अच्छा लोग बिल दे रहे हैं, हम लोग बिल दे रहे हैं, वो बिल दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मसला है हम टैक्स नहीं देते। अब ये सुने, अब आपने एक और बात, हम टैक्स देते ही नहीं है, सुन ले। हाँ, मतलब फिर ये उसमें मट्टी खा रही है कौम, ये उसमें पानी की, उसमें पेट्रोल और डीजल की बजाय गाड़ियों में ना ये वो डालते हैं, पानी डाल के, पानी से गाड़ियां चल रही हैं। मतलब लोगों को एक अलहदा जलील करने का प्रोग्राम है। अब ये और सुन लें, टैक्स नहीं देते जनाब। ये सिर्फ मोटरवेज की बात कर रहा हूँ। मोटरवे पे ये पिछले आपने 6 सालों में इन्होंने 179 बिलियन रुपीस की टोल टैक्स दिया है, ये जो मोटरवे यूज करते हैं, लेकिन हम टैक्स नहीं देते। मतलब हम टैक्स नहीं देते। अच्छा, हमारे मुंह पे वो मल भी देते हैं, ये मतलब पेंट भी कर देते हैं ब्लैक, कि तुम ब्लैक शीप्स हो, टैक्स नहीं देते। हमें टैक्स चोर भी बनाया हुआ है, 170 बिलियन रुपीस भी हमने, ये सिर्फ इसका है, बाकी छोड़ दें। उस दिन मैंने आपको बताया था 800 बिलियन रुपीस की मैंने एक आपको अलहदा फिगर दिए थे कि आपने कितने बिजली के इन चीजों का टैक्स दिए। अब ये बताएं, ये चीजें लेने के बाद जो मुल्क का शहरी ये समझता है कि यार 4 साल पहले मेरा बिल 700 रुपए आ रहा था, अब मेरा बिल जो है वो आपका उसमें 3000 रुपए तक आ रहा है, या आपका मतलब है उसका उसमें चला गया है, पहले 6000 आ रहा था, अब 19,000 है। तो वो फिर पागल नहीं होगा, क्या होगा फिर? घरों में झगड़े होंगे, नहीं होंगे, नफसियाती मसले। तो इस हिसाब से तो 8 करोड़ अगर बालिग लोग नफसियाती मरीज है तो कम है, कम है। वो ये फरमा रहे हैं, जो ये हुकूमती फिक्र है, दस्तावेज़ जो आपके जो इमरान मगराना साहब लेकर आए हैं, 8 करोड़ इंसान इस मुल्क में ये नफसियाती मरीज और ये टोटल आबादी 24 करोड़ है। अभी भी ब्लेसिंग है। मतलब इसका मतलब क्या है? मैं आई एम फीलिंग अ बिट प्राउड ऑफ माय कंट्री एंड माय कंट्रीमैन। मतलब ये 24 करोड़ पे लगाए हैं, अगर उस 24 ये करोड़ आबादी है आपकी, 8 करोड़ निकाल दें, मतलब है जो ये कहें कि जिनको नफसियाती में 16 करोड़ नॉर्मल है इस मुल्क में। दैट्स अ ह्यूज नंबर। ये बड़े बड़े मुल्कों के मतलब पूरा यूरोप के बराबर की आबादी हमारी नॉर्मल है। इसमें मुस्बत खबर ये है, खबर ये नहीं है कि 8 करोड़ आदमी को नफसियाती मसाइल है, खबर ये है कि 16 करोड़ आदमी इस मुल्क में नॉर्मल है। इस तरह के बिजली के रेट्स और इस तरह के टैक्सेस पे करने के बाद फिर भी टैक्स चोर खिलाया जाता है, फिर टैक्स चोर भी खिलाता है, गालियां भी खाता है, शर्मिंदा होकर घर भी जाता है कि नाम कि मैं टैक्स चोरी कर रहा हूं, मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा।
वो अभी भी अपने आप को नॉर्मल समझते हैं। उन 16 करोड़ लोगों को मुबारकबाद हो मेरी तरफ से जिनको हुकूमत पाकिस्तान नॉर्मल समझती है। 8 करोड़ के साथ मेरी हमदर्दी है, मैं वैसे 8 करोड़ में शामिल हूँ, अपने आप को मैं उसी कैटेगरी में रखता हूँ। बाकी जो नॉर्मल हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, उनको मुबारकबाद हो, भाई साहब यू आर ए नॉर्मल पर्सन। ये बिजली के बिल आप ही दे रहे हैं, ये नॉर्मल लोग दे रे हैं, ये नॉर्मल लोग दे रहे हैं। नॉर्मल ना होते तो ना दे। अब फैसिलिटीज पे आ जाएं, ये मतलब नॉर्मलिटी को हम छोड़ देते हैं, क्या मसाइल है, इकनॉमिक है, सोशल है, वो अपनी जगह पे हमने बता दिया। इस मुल्क में वो ये बता रहे हैं 29 आपके ये सिटीज है, शहर है, जिनका 61% पानी जो है ना पीने के काबिल नहीं है। एक तरफ आप टैक्स ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, बल्कि आज मैं एक खबर गैस नहीं आ रही है, बिजली सरप्लस पड़ी है लेकिन महंगी मिल रही है, और पानी जो हम पी रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो पिया जा सके। काबिल नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल हैं, 16 करोड़ नॉर्मल है, 16 करोड़ लोग इस मुल्क में नॉर्मल है। मैं आई एम अगेन इम्प्रेस्ड। इसमें वो ये बता रहे 29 शहर हैं जिनका पानी जो है ना पीने के काबिल नहीं रहा, और ये बड़ा इंतहाई मतलब नॉन सीरियस मसला इनके लिए, हुक्मरानों के लिए। आप देख रहे हैं जिन जिन शहरों का वो बता रहे हैं पानी का मसला है, इससे मुल्तान का 94% आपका कहते हैं खराब है, ये सरगोदा का 83 है, भावलपुर का 76, फैसलाबाद का 59, शेखोपुरा 60, एबटाबाद 55, खुजदार 55, लोरालाई 59, क्वेटा 59, हैदराबाद आपका 80, इसके कराची 93% पानी पीने के काबिल नहीं है, सक्का का आपको 67, फिर बदीन 92, मीरपुर खास 100%, वो बिल्कुल आपका टंडुवाला यार 57, बेनजीर भुट्टू साहब 100%, ये आपको सिंध का बता रहा, मुजफ्फराबाद 70, गिलगत 100%। तो जनाब इसके बाद भी लोग अगर इसमें इसके बावजूद ये पानी पीने के बाद, बिजली के बिल देने के बाद, गैस वगैरह सार के बाद 16 करोड़ लोग अगर इस मुल्क में नॉर्मल हैं, हैट्स ऑफ, इट्स ए गुड न्यूज़, आई एम रिलैक्स एंड आई एम हैप्पी। 16 करोड़ लोग इस मुल्क में नॉर्मल हैं। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा, वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।